नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पिछला लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं, कुछ साइंस के एमसीक्यू पढ़ते हैं जो कि एपी और जुडिशरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो अब चलते हैं। पहले क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर है किसको कहा जाता है। तो जो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं वो लिवॉइसर है, उनको कहा जाता है। ये एक फ्रेंच नोबल मैन रहे हैं और केमिस्ट रहे हैं जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। लुइसर जो हैं उन्होंने उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो रोल ऑक्सीजन का जो कंबसन से रिलेटेड है उस पर इन्होंने डिस्कवरी करी है। जैसे उन्होंने ऑक्सीजन को 1778 में रिकॉग्नाइज कराया, फिर हाइड्रोजन को 1783 में कराया। तो ये जो कुछ इनके इम्पोर्टेंट रिफर्म है, जो केमिकल नॉमेनक्लेचर हम आज कल देख रहे हैं, वो इन्हीं की देन है। इसीलिए इनको मॉडर्न ऑफ केमिस्ट फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है, लवॉइसर को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ एटम। एटम के अंदर एटम क्या होता है? एटम एक ऐसा कण होता है मैटर का, सबसे छोटा कण। ऐसे थे माइक्रोन या कण होते हैं जो हमको हो सकता है हमारे नेकेड आई से ना दिखे। तो एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। उसमें कुछ चार्ज होते हैं जो अपनी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे किसी में रिपल्सिव चार्ज होता है, किसी में अट्रैक्टिव चार्ज होता है। तो जैसे न्यूट्रॉन होता है जिसमें कोई चार्ज नहीं, वो सुस्त पड़ा रहता है, उसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीन चीज़ों से मिलकर एक एटम का निर्माण होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है किसी भी एटम के सेंटर में, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस में छोटे छोटे रीजन में डेंस जो एटम पाए जाते हैं, उन्हीं के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो पाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के अंदर किसी भी एटम पे होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जब मैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो हम इन लोगों को सिर्फ एमसीक्यू की नज़र से देखेंगे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर यहाँ से पूछ ले। क्योंकि ये साइंस में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं सारे टॉपिक से पूछे जाएंगे, जो हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होता है। तो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो चीज़ों का समावेश होता है। तो जो हमारा एटॉमिक है न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो एक एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। न्यूक्लियस जो है वो एटम का कंसिस्ट करता है। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है, एटम जो है वो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ऐसा नहीं है। एटम जो होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज के साथ वो जुड़ा होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है। इसीलिए राइट जो हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें एक पॉजिटिव निगेटिव दोनों का समावेश होता है। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे, आप लोगों का गलत इनकरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पार्ट नहीं है एटम का? तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन होते हैं। प्रोटॉन नहीं होता क्योंकि ये लाइट के बारे में बताता है, लाइट एनर्जी कैसे एसोसिएट करता है। इसलिए राइट ऑप्शन हमसे नॉट पूछा है तो प्रोटॉन होगा। अब सिंगल टाइप एटम जो फाउंड होता है, इसकी एक सिंगल टाइप ऑफ एटम किसी चीज़ पे फाउंड होता है तो वो नेटिव ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनता है। इसीलिए जो नेटिव एलिमेंट मटेरियल होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम का संयोजन होता है या उसके टाइप होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा।
एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो डिस्कवर किया गया था, न्यूक्लियस वो रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया था। न्यूक्लियस एक वेरी डेंस रीजन होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में किसी भी एटम में पाए जाते हैं। ये 1911 में डिस्कवर किया गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रदरफोर्ड होगा। जो एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया वो रदरफोर्ड के द्वारा डिस्कवर किया गया। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो एटम है न्यूट्रॉन का वो डिस्कवर किया गया चैडविक के द्वारा। तो जो न्यूट्रॉन्स है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है। ये डिस्कवर किया गया था चैडविक के द्वारा 1932 में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल, कौन सा जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ पे जो ड्यूट्रॉन है वो सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी एटम के अंदर उसके सब पार्ट हो सकते हैं, लेकिन जो ड्यूट्रॉन है वो नहीं होगा, क्योंकि ड्यूट्रॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समावेश होता है। जो पार्टिकल स्मॉलर देन एटम होते हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। इन पार्टिकल्स में जो एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का समावेश होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो ड्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि ड्यूट्रॉन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समावेश होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कंस्टिट्यूट पार्टिकल, एंटी पार्टिकल पेयर कौन होते हैं कि वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो जो पोजीशन और एंटी इलेक्ट्रियन एंटी पार्टिकल जो होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजिट्रॉन है वो एक एंटी पेयर एलिमेंट बनाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल, कौन सा जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो जो क्वार्क है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है। जो हमारी पार्टिकल फिजिक्स है उसका एलिमेंट्री पार्टिकल जो होता है उसी को हम फंडामेंटल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल की श्रेणी में रखते हैं। तो पार्टिकल जो होते हैं जनरली उसमें जो फंडामेंटल चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें से क्वार्क, लेप्टॉन, एंटी क्वार्क, एंटी इलेक्ट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर आती हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्वार्क होगा। हिग बोसन किससे फेमस है। तो हिग बोसन जो है वो बेसिकली हिग फील्ड के अंदर इसके बारे में जो है रिसर्च किया गया। ये एक फील्ड है जो फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और क्वार्क है उसी से संबंधित है। इसको हम हिग बोसन पार्टिकल को हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो गॉड पार्टिकल एक नोबल लिटरेरी लियोड लेडरमैन के द्वारा एक किताब लिखी गई थी, उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है जो फंडामेंटल पार्टिकल है हिग फील्ड का। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं मच डिस्कॉस्ड गॉड पार्टिकल कौन सा है। तो मच डिस्कॉस्ड गॉड पार्टिकल को हम हिग बोसन पार्टिकल बोलते हैं। एक एलिमेंटिकली पार्टिकल पाया जाता है पार्टिसिपल फिजिक्स में, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बताता है हिग बोसन के बारे में, जिसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। इसके जो बारे में जो टू फिजिसिस्ट हैं पीटर हिग्स और फ्रांसिस इंगल्ट, जिनको नोबेल पीस प्राइज 2013 में दिया गया था, वो इसके बारे में बात करता है। हम लोग यहाँ एपी और जुडिशरी की बात करते हैं क्योंकि हम लोग जेई का एग्जाम देने तो जा नहीं रहे कि इसके बारे में हमको बहुत डिटेल में समझना है। बस इतना पता होना चाहिए कि हिग बोसन पार्टिकल किससे संबंधित है और इसको अदर नाम से जाना जाता है जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो कौन सा पार्टिकल है जिसका फ्री ऑफ चार्ज होता है। तो फ्री ऑफ चार्ज आप लोगों को पता है न्यूट्रॉन आराम से पड़ा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, वो बैलेंस रहता है अपने उसके एटम के अंदर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा। किसका जीरो चार्ज होता है। तो अब इसके बारे में जीरो चार्ज न्यूट्रॉन का होगा, क्योंकि ना तो इसमें पॉजिटिव आयन होते हैं ना तो इसमें निगेटिव आयन होते हैं, ना ये पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल चार्ज है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ।
तो जो न्यूक्लियस होता है हीलियम का, उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हीलियम के अंदर जो न्यूक्लियस एक ऐसा न्यूक्लियस है हीलियम का जिसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो राष्ट्र TRS 1996 में आया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता है? हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जो है वो न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का है वो 1 है। और जो प्रोटियम है वो एक आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ए निगेटिव चार्ज? निगेटिव चार्ज किस में पाए जाते हैं? तो निगेटिव चार्ज बीटा पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल, अल्फा रे और अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज की बात करते हैं, जबकि बीटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक प्रकार से निगेटिव चार्ज की बात करते हैं। तो ये एक प्रकार से जो भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज होती है इनर पार्ट में न्यूक्लियस, उसके बारे में ये बात करता है। ये एक प्रकार से निगेटिव चार्ज होते हैं जिनका बहुत कम मास होता है, जिसमें से गामा रेडिएशन के अंदर जो है वो फोटॉन्स आते हैं जो एक स्पीड है लाइट की, उस पर ट्रैवल करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं। तो राइट ऑप्शन आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो निगेटिव चार्ज कंटेन करता है वो बीटा पार्टिकल कंटेन करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। रिगार्डिंग द एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट, जो एटम है केमिकल एलिमेंट के, उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसके बारे में बात करता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है। तो एटॉमिक फिजिक्स में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एक प्रकार का सेट है क्वांटम नंबर का, जो क्वांटम नंबर के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात करता है। ये एक प्रकार का यूनिक क्वांटम जो स्टेट, क्वांटम का मतलब होता है एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम के, जिसमें से इलेक्ट्रॉन और के ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो एनर्जी लेवल कितनी अवेलेबल है जो एटम है उनके सब सेल में, जैसे पी सेल, एस सेल, इसके बारे में जब मैं कभी डिटेल में बात करूँगा तो हम पूरा समझेंगे। लेकिन हालांकि अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं मैं आप लोगों को बता सकता, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को MCQ बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, जो मास नंबर है न्यूक्लियस का, वो जितने भी नंबर हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का उनका सम होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटम इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम, ऐसा एटम जिसमें जो प्रोटॉन के नंबर है वो सेम होते हैं लेकिन जो न्यूट्रॉन्स के नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स एक सेट है न्यूक्लाइड और एटम का, जिसमें ये बताया गया है कि जो सेम नंबर प्रोटॉन तो हो सकते हैं लेकिन जो न्यूट्रॉन है उनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर, उनका जो एटम का नंबर है वो तो सेम रहेगा लेकिन जो उनका मास है, एटम का भार है, वो डिफर करेगा। तो इसी को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। आइसोटोप एक एलिमेंट होता है जो डिफर करता है, किसके लिए? मास नंबर के लिए डिफर करता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आए। बी, आइसोटोप वो एटम होते हैं जिनका सेम एलिमेंट होता है लेकिन जो इनका मास होता है वो डिफर करता है। तो एटॉमिक मास जिसका डिफरेंस होता है उसी को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स को जो होता है वो न्यूक्लियाई होता है एटम न्यूक्लियस का। तो इसके बारे में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन वो तो सेम रहेंगे लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफर करेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। रेडियो एक्टिव को मेजर किया जाता है ग्रीगर काउंटर के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीगर मूलर काउंटर को ही हम ग्रीगर काउंटर बोलते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम जो आयोनाइजिक रेडिएशन होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। ये रेडिएशन जो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल का यूज करते हुए इसके बारे में रेडियो एक्टिविटी का हम मेजर कर सकते हैं। तो ये ग्रीगर काउंटर जो है वो इसके बारे में बात करता है। तो अब हम चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल ये है जब हम
वेजिटेबल को कुक करते हैं सॉफ्टनेस का, तो वो एक केमिकल चेंज का पार्ट है, क्योंकि जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की उसमें मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज होता है, और जो ये चेंज होता है इसी को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। कि कोई भी मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी में जो एक मटेरियल की स्पेसिफिक है उसमें कुछ नया फॉर्म हो उस केमिकल चेंज की वजह से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ऑड एंड आउट अगर हम ढूंढें तो इसके लिए हम इस पे नन ऑफ द अबव जाएंगे, क्योंकि राइपिंग ऑफ फ्रूट जो है या सेटिंग ऑफ सीमेंट है या बर्निंग ऑफ कोल है, ये सब केमिकल चेंज के ही पार्ट हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हम जो है नन ऑफ द अबव समझेंगे। केमिकल रिएक्शन जब है वो फास्टर हो जाता है हाइयर टेम्परेचर में, तो ऐसा हाँ जरूरी है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाएगा हाइयर टेम्परेचर में। तो ये इसका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। हाइयर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो और रिजिड हो जाएगा। तो अब इसको समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन जनरली जो है वो फास्टर हो जाता है हाइयर टेम्परेचर में। क्यों? क्योंकि हाइयर टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूलर मोशन को और भी ज़्यादा हाइयर काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। और जो ये प्रोसेस होता है केमिकल रिएक्शन का, ये टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट जो मॉलिक्यूल है या उसका नेचर है उस पर डिपेंड करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर? जब हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो उससे कौन सी एनर्जी बनती है? वो जो एनर्जी होती है उसको हम हीट बोलते हैं। इसको हम हाइड्रोलोसिस भी बोलते हैं। ये केमिकल रिएक्शन होता है जब हम साल्ट के जो आयन है उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं और म्यूचुअली कंबाइंड करके जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो फॉर्म ले लेते हैं एसिडिक और बेस का सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और जो इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी प्रोसेस को हम हीट के रूप में देखते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। पॉस्चराइजेशन जो प्रोसेस होता है जब हम किसी भी मिल्क को हीट करते हैं कुछ लंबे समय के लिए, जब हम उसको अचानक से कूल्ड करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक टाइम के, तो जब हम पहली बार मिल्क को हीट करते हैं तो इसी को हम पॉस्चराइजेशन बोलते हैं। पॉस्चराइजेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क से संबंधित है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ और क्वेश्चन की तरफ। फॉस्फेट टेस्ट जो है उसका एनालिसिस किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो एनालिसिस है वो मिल्क, टी और वाटर के लिए किया जाता है। तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो राइट ऑप्शन है। बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, तो जो इम्प्योरिटी है या बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, वो हमेशा अगर जो बॉइलिंग पॉइंट में इम्प्योरिटी है तो वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर को और वेपर जो प्रेशर है वो उसके इक्वल होता है प्रेशर गैस के। तो जब इम्प्योरिटी उस पर मिक्स कर दी जाती है किसी लिक्विड पे तो बॉइलिंग पॉइंट ही इंक्रीज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज केमिस्ट्री में उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जब हम कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट करते हैं, सॉल्यूशन किसी भी जो मास होता है या सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है या उसके अंदर, तो हम उस पर ये देखते हैं कि जो मास व वॉल्यूम जो प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्यूशन पे, तो वो गैस में जब मास में डिजॉल्व होता है तो उसके बारे में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से समझते हैं उसको, कि हमने कितना जो सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम में जो यूनिट मास है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का केमिस्ट्री में हम उसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा। जो मिल्क है वो एक प्रकार का इमल्सन का एग्जाम्पल है। इमल्सन वो होता है जब दो या दो मोर जो लिक्विड होते हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और वो एक लिक्विड जो है वो डिस्पर्जन के साथ अदर लिक्विड से डिस्पर्ज कर सकता है, तो हम उसको इमल्सन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो वाटर एक एग्जाम्पल है इमल्सन का। विच ऑफ दीज इज नॉट कोलाइड? तो कौन कोलाइड नहीं है? वो हनी जो है वो कोलाइड का पार्ट नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। कोलाइडल सिस्टम जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है
फॉग में तो ये जो है लिक्विड के तरीके से एक्सप्रेस होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जब वाटर पास किया जाता है सॉयल जो रूट में जाता है या फिजिकल प्रोसेस पे जाता है तो हम उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस एक क्रिया होती है जब हम वाटर को जो है वो जो भूमि होती है उसकी रूट पर फिजिकल प्रोसेस के जरिए वाटर को ले जाते हैं, तो वो क्रिया ऑस्मोसिस के जरिए होती। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम किसी कुकुम्बर को कट कर देते हैं, खीरा को, उसमें साल्ट लगाते हैं तो वाटर जो है वो बाहर आ जाता है। वो उसके किस क्रिया के द्वारा? ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा। जब वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसी एक रीजन पे मूव करते हैं, किसी सॉल्यूशन पे लो कंसंट्रेशन रीजन पे या हायर कंसंट्रेशन जो उसकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो जब साल्ट हम अप्लाई करते हैं कुकुम्बर में या जब हम प्याज को अलग अलग हिस्सों में कट करते हैं तो जो उसकी सराउंडिंग होती है वो और ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती है। तो उसके बाद जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के जो कुकुम्बर और कटोनियन में वो मूव करते हैं उसके सेल मेम्ब्रेन में या सेमी परमिएबल में, तो हम उसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस क्रिया बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं जो टेक्निक कीमोथेरेपी में यूज की जाती है वो सब्सटेंस को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। तो कीमोथेरेपी एक टेक्निक है सेपरेशन करने की, जहां हम लिक्विड मिक्सचर को या डिफरेंट कंपोनेंट को अलग करते हैं। तो जिसके जरिए हम कीमोथेरेपी में जो भी कीमोथेरेपी का पर्पज होता है वो हम किसी भी कंपोनेंट या मिक्सचर जो है उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम उस फॉर्म को प्योरीफाई कर सकें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। जो प्रोसेस है सॉलिड कम्फूर का, वो कम्फ्यूर वेपर में उसको हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। सॉलिड कम्फ्यूर जो है वो डायरेक्टली कम्फर में कपूर में वेपर में चेंज हो जाता है। आप देखते हैं तो इस प्रोसेस को हम ठोस कपूर जब वेपर कपूर में चेंज होता है तो सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जब हम उसको हीट देते हैं डायरेक्टली तो जो वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है, और जब कूल्ड होता है तो दोबारा से वो अपने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब हम सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं गैस में तो हम इसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जो मिक्सचर होता है सैंड और नेफ्थलीन का वो सेपरेट किया जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया से जुड़े रहें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है साइंस के जो मैं लेकर आया हूँ, कृपया चैनल से बने रहें। तो फिर हम और एपीओ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आएंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।